आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं 12वीं बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, 12वीं क्लास का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और 12वीं क्लास के बायोलॉजी में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जीवों में जन्म यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। एक बात जरा सोचिए, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोग कई सारी चीजों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होने वाली घटनाएं हैं, जो लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे निषेचन और निषेचन की बाद की घटना, क्योंकि इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना में हम लोग देखे थे कि युग्मक का निर्माण कैसे होता है, यानी जनन कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। जनन कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। नर युग्मक स्पर्मेटोजेनेसिस, मादा युग्मक ओजेनेसिस कहलाता है। इन सारी चीजों को हम लोग देखे थे। अब इसमें हम लोगों ने देखा था युग्मक स्थानांतरण। जो युग्मक होते हैं, जो नर जन कोशिका या मादा जन कोशिकाएं जो होती हैं, वो सिर्फ उसका निर्माण हो गया, उसी से वो निषेचन नहीं हो जाएगा, एक दूसरे के पास आएगा तभी तो निषेचन होगा। तो उसको कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। युग्मकों का एक जगह से दूसरे जगह तक जाना युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। अब हम लोग पढ़ेंगे निषेचन, फर्टिलाइजेशन। आप लोग हेडिंग डालिए निषेचन। निषेचन, फर्टिलाइजेशन। अब देखिए निषेचन की क्रिया क्या है। निषेचन की क्रिया में होता क्या है, जैसे मादा युग्मक हो गया, मादा युग्मक, पहले लिखिए नर युग्मक हो गया, नर युग्मक। नर युग्मक का मतलब कि नर की जनन कोशिका। अब देखिए अगला मादा युग्मक, मतलब मादा की जनन कोशिका, मादा युग्मक। नर युग्मक, मादा युग्मक, दोनों का संलयन होगा, दोनों आपस में मिलेंगे तो ये प्रक्रिया होगी। प्रक्रिया क्या कहेंगे, निषेचन, निषेचन कहेंगे। यानी संलयन हुआ, संलयन जो हुआ इसको क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। अब इस निषेचन के पश्चात बनेगा जाइगोट। जाइगोट अर्थात युग्मनज, युग्मनज। ध्यान रखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। ये निषेचन के पश्चात क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो आप इसको नोट करके यहां लिखिएगा, नर तथा मादा युग्मक का संलयन, संलयन निषेचन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। अब देखिए निषेचन को जैसे आपने देखा कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिले तो ये निषेचन कहलाएगा। अब देखिए निषेचन की क्रिया जो हो रही है, जो निषेचन क्रिया हो रही है, ये दो तरह से हो सकती है। एक, जब ये शरीर से बाहर हो तो इसको कहेंगे बाह्य निषेचन, और जब शरीर के अंदर हो तो उसको कहेंगे हम क्या, आंतरिक निषेचन। शरीर के अंदर हो तो जब यहां देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक मिल गया, बना क्या, जाइगोट। यही जाइगोट आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करेगा, कोशिका विभाजन होगी और भ्रूण का निर्माण करेगा। भ्रूण के निर्माण के बाद यही संतान के रूप में जन्म लेगा। अब देखिए एक बात आप सोचिए कि ये इसमें होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो संतान उत्पन्न हुआ ना, ये बिना निषेचन के ही संतान उत्पन्न हो जाता है। और जब जनन कोशिकाओं के निषेचन के बिना यदि संतान उत्पन्न होता है तो उसको कहते हैं अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस, जिसके लिए मैंने एक वीडियो तैयार किया था,
आप पहले के वीडियो को आप देखिएगा, उसमें मैंने पार्थिनोजेनेसिस, अनिषेक जनन या अनिषेचक जनन से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसको देख लीजिएगा। अब देखिए, तो मैंने क्या बोला कि नर युग्मक और मादा युग्मक का निषेचन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट भ्रूण के रूप में चेंज होगा कोशिका विभाजन द्वारा, उसके बाद वो संतान के रूप में उत्पन्न होगा। लेकिन बिना, ये निषेचन के पश्चात हो रहा है, लेकिन यदि निषेचन से पहले ही, मतलब निषेचन क्रिया बिना होए ही, निषेचन क्रिया हो ही ना और संतान उत्पन्न हो जाए तो उसको कहते हैं अनिषेक जनन। जैसे मधुमक्खी में, हनीबी, टर्की पक्षी है, टर्की, कुछ छिपकलियां हैं जिसमें अनिषेक जनन क्रिया होती है। यानी कुछ जीवों में बिना निषेचन संतान उत्पन्न होते हैं। उसे अनिषेक जनन कहते हैं या अनिषेचक जनन, अनिषेक जनन कहते हैं। ऐसे जीवों में, मतलब कुछ जंतु या पादप में ऐसा हो सकते हैं। पादपों में क्या होता है कि बिना निषेचन के, कई सारे ऐसे पादप हैं जो बिना निषेचन के फल पैदा करते हैं, उसको बोलते हैं अनिषेक फलन। यानी बिना निषेचन के फल उत्पन्न करना, क्योंकि पेड़ पौधे में जो फल उत्पन्न होते हैं निषेचन के पश्चात होते हैं, लेकिन कुछ कुछ पौधों में फल का निर्माण बिना निषेचन के ही हो जाता है, और ऐसे प्रक्रिया अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी कहलाता है। ध्यान रखिएगा। यानी कुछ पादपों में बिना निषेचन के फल उत्पन्न होते हैं, जिसे अनिषेक फलन कहते हैं, यानी पार्थेनोकार्पी कहते हैं। जैसे केला में होता है। यहां देखिएगा, इसमें जैसे मधुमक्खी, उसके बाद टर्की, कुछ छिपकलियां इत्यादि। ये कई सारे ऐसे जीव हैं जो बिना निषेचन के बच्चे पैदा कर देते हैं, तो उसको कहते हैं अनिषेक जनन। और जब कुछ पादप बिना निषेचन के फल उत्पन्न करें तो उसको अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे केला क्या है, अनिषेक फलन द्वारा उत्पन्न फल है, जो बिना निषेचन के ही ये फल उत्पन्न हो जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब देखिए, हम लोगों ने देखा कि निषेचन क्या होता है, निषेचन किसे कहते हैं, यानी युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। मैंने ये बताया कि युग्मक का जो संलयन होता है, यानी नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका जब आपस में मिलती है तो ये निषेचन कहलाता है। ऐसा हो सकता है कि नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका शरीर से बाहर मिले, यानी संलयन की क्रिया शरीर से बाहर हो, तो उसको कहेंगे बाह्य निषेचन। और जब संलयन की क्रिया शरीर के अंदर होगी तो उसको कहेंगे आंतरिक निषेचन। यानी निषेचन को दो भागों में बांटेंगे। निषेचन एक बाह्य निषेचन और दूसरा आंतरिक निषेचन। अब देखिए, बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें देखिए, बाह्य निषेचन में क्या होगा, बाह्य निषेचन में शरीर से बाहर, इसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक
के बीच संलयन क्रिया शरीर से बाहर होती है, ठीक है। इसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक के बीच जो संलयन क्रिया होती है वो शरीर से बाहर होती है। अधिकांशतः जैसे जो जलीय जीव हैं, जैसे अधिकांशतः जलीय जीव में क्या आ जाएंगे, जैसे मत्स्य, मेढक इत्यादि, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। ये अधिकांशतः जलीय जीवों में जो संलयन क्रिया होती है वो शरीर के बाहर हो रही है। इतना ही नहीं, आप थैलोफाइटा जो पादप है, इसमें आपको निषेचन क्रिया शरीर से बाहर होती है, तो इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये बाह्य निषेचन है, आंतरिक निषेचन। इसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक के बीच संलयन कहां होता है, शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है। अब देखिए एक बात कि जैसे स्तनधारी वर्गों में देख सकते हैं स्थलीय जीव, मनुष्य है, कुत्ता बिल्ली, ये सब इत्यादि। अब देखिए सिर्फ इतना ही नहीं, केवल स्थलीय जो जंतु हैं सिर्फ इसमें ही नहीं, आप पंछी वर्ग में आप देख सकते हैं, उसके साथ साथ सरीसृप वर्ग में देख सकते हैं। एक बात और है कि जो निषेचन क्रिया, एक जो बाह्य निषेचन हो रहा है और दूसरा जो आंतरिक निषेचन हो रहा है, तो आंतरिक निषेचन जो क्रिया हो रही है इसमें आप देखे होंगे कि यह शरीर के अंदर हो रही है, और जो बाह्य निषेचन क्रिया हो रही है ये शरीर के बाहर हो रही है। अब एक बात सोचिए कि मान लेते हैं कि यह निषेचन हुआ, शरीर से बाहर निषेचन हुआ, तो जब शरीर से बाहर निषेचन होगा तो अधिक से अधिक जनन कोशिकाओं की जरूरत होगी, अधिक से अधिक जनन कोशिकाओं की जरूरत होगी। तो आप अधिक से अधिक जब जनन कोशिकाओं की जरूरत होगी, जब आपस में, क्योंकि मिलने की संभावना भी कम होगी, तो जब आपस में मिलेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कई सारी जनन कोशिकाएं आपस में मिले, संलयन हो जाए, और जब आपस में संलयन होगा कई सारी जनन कोशिकाओं का, तो बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाएंगे, बहुत सारे संतान उत्पन्न होंगे, यानी एकाएक जीवों की संख्या बढ़ जाएगी। जब बाहरी निषेचन होगा, कई सारी जनन कोशिकाएं आपस में संलयनित होगी, तब ऐसा होगा। दूसरा नंबर यह होगा कि जो संतान, जो जाइगोट बनेगा और जो संतान का रूप लेगा, वो खास करके मान लेते जलीय जीवों में हो गया। जलीय जीव ऐसे हैं जिनमें निषेचन हुआ, और निषेचन होने के बाद उनमें क्या स्थिति आई कि कई सारे संतान उत्पन्न हुए। तो संतान मान लेते छोटे छोटे, तो कई सारे जलीय जीव उनको खा जाएंगे, वो सुरक्षित नहीं रहेंगे, वो असुरक्षित, ज्यादा असुरक्षित होंगे, ये सारी स्थितियां उत्पन्न होगी। लेकिन आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर हो रहा है, तो शरीर के अंदर हो रहा है तो बहुत ज्यादा, मतलब जनन कोशिकाएं आपस में संलयनित नहीं होगी, एक साथ बहुत सारे बच्चे पैदा नहीं होंगे, सैकड़ों बच्चे पैदा, ऐसी स्थितियां नहीं होगी। दूसरा नंबर कि जब मान लेते जाइगोट बना, तो शरीर के अंदर बन रहा है, वो भ्रूण के रूप में चेंज हुआ, फिर उसके बाद संतान का जब विकास हो जाएगा तब वो बच्चे पैदा होंगे, और जब बच्चे पैदा होंगे तो वो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, यानी उनकी जीवन अवधि ज्यादा रहेगी, वो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। ये ज्यादा सुरक्षित इसमें संतान नहीं होंगे, जीवन अवधि बहुत कम हो सकती है। ये बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन होगा, यानी
इससे उत्पन्न संतान इसमें बहुत अधिक संतान एक साथ जन्म ले सकते हैं। अब देखिए दूसरा चीज क्या है कि इसमें बहुत सारे अधिक संतान एक साथ जन्म ले सकते हैं। दूसरा चीज क्या है कि इसमें संतान सुरक्षित नहीं होंगे। युग्मनज या तथा संतान सुरक्षित नहीं है जीवन कम होगी। इसमें क्या है, इसमें जीव बहुत अधिक संख्या में उत्पन्न न होकर निश्चित संख्या में होंगे। अब देखिए दूसरा चीज ये होगा कि जो संतान होगा वो सुरक्षित रहेगा। संतान सुरक्षित एवं जीवन अवधि अधिक होगी। ये चीजें होंगी, इसको आप नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे, ये रहा निषेचन की घटना। अब निषेचन के बाद की घटना यानी पश्च निषेचन, यानी निषेचन पश्च घटनाएं। अगला चीज है निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं यानी निषेचन के बाद की घटना। तो निषेचन की बाद की दो घटनाएं होंगी। एक, जब निषेचन होगा तो निषेचन के बाद बनेगा जाइगोट यानी युग्मनज बनेगा। निषेचन के बाद क्या बनेगा, युग्मनज का निर्माण होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट कोशिका विभाजन के द्वारा अपना आकार बढ़ाएगा जिससे भ्रूण का निर्माण होगा। भ्रूण का निर्माण होगा यानी भ्रूणोद्भव। भ्रूण का उद्भव होना क्या कहलाएगा, भ्रूणोद्भव कहलाएगा। तो एक युग्मनज का निर्माण होगा, दूसरा भ्रूणोद्भव होगा। जो युग्मनज बना, जो जाइगोट बना, ये एक बात जरूर सोचिए। मान लेते हैं कि आप जैसे देख सकते हैं कि जो जाइगोट बना, इस जाइगोट में दो चीजें हो सकती हैं। पहला, पादप में हो सकता है, पादप में जाइगोट बनेगा। फिर या तो जंतु में जाइगोट बनेगा। पादप में जो जाइगोट बना, जो युग्मनज बना, ये युग्मनज से फिर भ्रूण का पोषण होगा। जाइगोट भ्रूण के रूप में चेंज होगा, भ्रूण पोषण, और फिर उसके बाद ये क्या बनाएगा, ये भ्रूण कोष बना लेगा। क्या बनाएगा, ये भ्रूण कोष बना लेगा। अब देखिए जंतु में ये जो जाइगोट है, जंतु में क्या स्थिति होगा, ये कोशिका विभाजन करके और भ्रूण का निर्माण करेगा और भ्रूण के रूप में फिर ये संतान के रूप में चेंज होगा, संतान के रूप में जन्म लेगा। ये स्थितियां जाइगोट में होंगी। यानी जाइगोट का जो निर्माण होगा, ये जाइगोट पादप में, जो आगे चलकर ये जाइगोट चेंज होगा भ्रूण पोषण के द्वारा, भ्रूण कोष में चेंज हो जाएगा। जंतु में ये भ्रूण और उसके बाद संतान के रूप में उत्पन्न होगा। जो भ्रूणोद्भव है यानी जो भ्रूण का निर्माण हो रहा है, ध्यान समझिएगा। युग्मनज क्या है, तो निषेचन की क्रिया के पश्चात इस संरचना का निर्माण होता है। जब इसमें कोशिका विभाजन होगा तो भ्रूण का उद्भव होगा। भ्रूणोद्भव में पहला चीज शामिल होगा कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन
और दूसरा चीज होगा कोशिका विभेदीकरण। कोशिका विभेदीकरण, विभेदीकरण। पहला कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है कि मान लेते कोशिका जब विभाजित होगी तो कोशिका मान लेते हैं कि ये अगर जाइगोट है और इसमें विभाजन होगा तो ये इसकी कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। इस विभाजन हुआ तो और कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी, विभाजन हुआ तो और कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, यानी नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएंगे, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। लेकिन कोशिका विभेदीकरण क्या है? जैसे मान लेते हैं हमारा बॉडी है तो हम लोग के बॉडी में सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिका नहीं है ना जी, हमारे कई लगभग एक मनुष्य के शरीर में 220 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कितने प्रकार की? 220 प्रकार की। जैसे मानते हैं हमारे लीवर की कोशिका, हमारे किडनी की कोशिका, यानी हमारी जो किडनी की कोशिका है, उसके बाद वृक्क, और फिर उसके बाद आप देखिए हमारे मस्तिष्क की कोशिका, ये सब कोशिकाएं अलग अलग कोशिकाएं हैं। तो ऐसे हमारे शरीर में 220 प्रकार की कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं ऐसा नहीं है, जब ये शुरुआत हुआ था तो ये जाइगोट से शुरू हुआ था। तो जाइगोट में विभाजन शुरू हुआ और विभाजन शुरू होते होते कोशिका का संख्या बढ़ती गई। लेकिन कोशिका की संख्या बढ़ने के साथ साथ अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं भी बनी, जिसको कहेंगे कोशिका विभेदीकरण। यानी कोशिका विभाजन के साथ साथ कई तरह की कोशिकाएं बनी, कई अलग अलग तरह की कोशिकाएं बनी। जैसे यकृत की कोशिका बनी, मस्तिष्क कोशिका बनी, वृक्क की कोशिका बनी, ये सब कोशिकाएं बनी। तो जब ये कोशिकाएं बनी तो इसको कहते हैं कोशिका विभेदीकरण। अब देखिए इसमें कोशिका विभाजन में होता क्या है? कोशिका विभाजन इसके द्वारा कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, संख्या बढ़ती है। और क्या होता है? इसके साथ साथ जो युग्मनज है उसका आकार बढ़ता है, तथा युग्मनज का आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है कि इसके माध्यम से, इसके द्वारा अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं निर्मित होती हैं। जैसे मैंने बताया, जैसे यकृत की कोशिका, जो किडनी की कोशिका है, मस्तिष्क कोशिका, सब अलग अलग प्रकार की कोशिका है। तो इसके द्वारा अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं निर्मित होती हैं कोशिका विभेदीकरण में, जो भ्रूणोद्भव में कोशिका विभाजन के साथ साथ चलते रहता है। इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखिए कि कैसे भ्रूणोद्भव होगा। अब भ्रूणोद्भव के दौरान जब भ्रूण का उद्भव होगा तो उसमें देखिए दो तरह के जीव दो तरह से उत्पन्न होंगे, जंतुओं में हो या पादपों में है। तो जंतुओं में देख लेते हैं कि जंतुओं में जो दो तरह से जीव उत्पन्न होंगे, जंतुओं में दो तरह से जीव उत्पन्न होंगे। एक वैसे जीव जो डायरेक्ट संतान उत्पन्न करेंगे, यानी जिसको सजीव प्रजनक कहा जाएगा, प्रजनक, यानी जो डायरेक्ट बच्चे उत्पन्न करेंगे उसको सजीव प्रजनक कहा जाएगा। दूसरे वे होंगे जो अंडे देंगे और अंडे से फिर बच्चा निकलेगा, तो उसको कहा जाएगा अंडे प्रजनक, अंडे प्रजनक। और तीसरा एक और टाइप होता है जिसमें अंडा तो बनता है, उसके बॉडी में अंडा बनेगा, लेकिन वो अंडे नहीं देंगे, वो अंडे शरीर के अंदर ही नष्ट होगा और वो बच्चे देंगे। यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं ओवोविविपेरस, इसको कहते हैं विविपेरस, इसको ओविपेरस, इसको ओवोविविपेरस कहा जाता है। इसमें जीव
संतान उत्पन्न करते हैं। ये अंडे देने वाले जीव होते हैं और ये इनमें अंडे का निर्माण होता है, लेकिन ये बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। अब देखिए, इनमें अंडे का निर्माण होता है, लेकिन अंडा शरीर के अंदर ही टूट जाता है और वो बच्चे को जन्म देते हैं। देखिए, इनमें जो पोषण होता है ना, इसमें प्लेसेंटा के द्वारा पोषण होता है। जब मां के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो प्लेसेंटा के द्वारा इनको पोषण मिलता है, लेकिन इनको प्लेसेंटा से पोषण नहीं मिलता, इनको यौक द्वारा इनको पोषण मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, इनमें भ्रूण का पोषण प्लेसेंटा जिसको कहते हैं खेड़ी, जिसको कहते हैं आवल, इसके द्वारा होता है। इसमें भाई अंडा है, अंडे के जो बीच में जो विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको यौक कहा जाता है। इसमें पोषण प्लेसेंटा से नहीं होता, खेड़ी से नहीं होता, होकर यौक द्वारा होता है। इसमें भी वही हाल है, इसमें भी प्लेसेंटा से नहीं होता, इसमें पोषण खेड़ी से ना होकर यौक द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसको आपने देखा कि इसमें भ्रूण का पोषण हो रहा है प्लेसेंटा द्वारा, जिसे खेड़ी चावल कहते हैं, लेकिन इसमें पोषण ये प्लेसेंटा द्वारा नहीं हो रहा है। इसमें एक प्रोटीन की कवच बनी हुई है, कैल्शियम और प्रोटीन ऐसे मिलकर के कवच बनाए हैं, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको यौक कहते हैं और उसी के द्वारा पोषण हो रहा है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी होता है। जैसे इसमें क्या जाते हैं, जैसे मनुष्य, जैसे स्तनधारी वर्ग। अब देखिए, इसमें पक्षी आ जाएंगे, जैसे पक्षी सरीसृप को देख लीजिए। अब देखिए, ये सब जो है जैसे इसमें स्तनधारी वर्ग, इसमें पक्षी सरीसृप, ये वर्ग ये जन्म देते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है, इसमें शार्क, जैसे शार्क जो है ना, ये क्या करता है कि इसमें अंडे बनता है, लेकिन ये अंडा नहीं दे करके ये बच्चे पैदा करती हैं। इसको आप नोट कर लीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। जो पौधों में लैंगिक जन्म होता है उसमें भ्रूणोद्भव कैसे होता है, यानी पादपों में भ्रूणोद्भव कैसे होता है। अब देखिए, मान लेते हैं निषेचन हुआ, निषेचन के बाद बनेगा क्या, जाइगोट, यानी युग्मनज बनेगा। जो निषेचन की क्रिया हुई, निषेचन के बाद जाइगोट बनेगा। अब यहां से ये अंडाशय के रूप में विकसित होने लगेगा, अंडाशय के रूप में विकसित होगा।
विकसित होगा। अंडा से एक फल के रूप में चेंज होगा, फल के रूप में चेंज होगा। अंडाशय में होंगे बीजांड, बीजांड, और ये बीजांड बीज का रूप ले लेंगे, बीज का रूप ले लेंगे। यहां फल के अंदर बीज, यही बीज फिर अंकुरन द्वारा एक नए पौधे को जन्म देगा। अब देखिए इस प्रकार से पौधे में भ्रूणोद्भव क्रिया होती है। अब एक बात बता रहे, आप लोगों ने अभी तक जो आप लोग जो पढ़ रहे थे वो पहला चैप्टर जीवों में जनन हम लोग पढ़ रहे थे। ये हम लोग का जीवों में जनन जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ।